बच्चों, हाय स्टूडेंट। एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि पिछला वीडियो जो मेरा था वो रसायन विज्ञान जो शब्द है केमिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपको डाला था, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा और आपने उसके अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे। आशा करता हूँ आप उसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे और उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी समस्या है तो मेरे से शेयर ज़रूर करिए। आज मैं अपना अगला टॉपिक लेके आया हूँ कि हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो रसायन विज्ञान का महत्व जो हमारे दैनिक जीवन में है उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। चाहे हम दैनिक जीवन से बात करें, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के उपयोग के बारे में बात करें, चाहे औषधि रसायन के बारे में या नए निर्माण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, जहाँ भी हम देखते हैं अपने सराउंड में, तो रसायन विज्ञान का मीन्स केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस योगदान को हमने समझना है और वो योगदान हमारे लिए मोटिवेशन भी है इस सब्जेक्ट के लिए कि रसायन विज्ञान वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें उससे जानने को भी मिलता है। तो रसायन विज्ञान में हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को जानने के लिए आइए चलते हैं टॉपिक पर अपने, रसायन विज्ञान का महत्व। तो अगला टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान का महत्व। तो पहला पॉइंट की बात जो मैं इसमें करूँगा, जो पहला पॉइंट है दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में हमारा रसायन क्या है? सवेरे उठने से लेकर रात सोते समय तक जो भी हमारी विभिन्न प्रक्रिया होती है या विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, चाहे हम कह लें खाना पकाने के तेल की बात हम कर सकते हैं, पीने का स्वच्छ पानी जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, भवन, जो भी हम अपने दैनिक जीवन में सुबह उठ के जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, किचन में जाते हैं गैस यूज करते हैं, ईंधन यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, अन्य जो भी सामग्री हम करते हैं, इवन हम कहते हैं हमारी जो बॉडी हमारी चल रही है जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, इसकी बात भी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका रसायन शामिल होता है, केमिस्ट्री शामिल होती है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रसायन विज्ञान के साथ साथ करते हैं, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आज के डेट में जो इतनी विकट बीमारियां या इन्फेक्शन जो भी हम कह रहे हैं, तो उसके लिए जो औषधि का निर्माण होता है उसमें पूरा योगदान किसका है? केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। मनुष्य के स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट, बीमारियों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण जो होते हैं, रोग का पता लगने पर रोग का जो पता लग जाता है टेस्ट के थ्रू, उसके बाद जो उसके उपचार किए जाते हैं, तो उसमें भी सारी जो औषधियाँ हैं वो किससे निर्मित होती हैं? रसायन से निर्मित होती हैं। जो भी औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ रसायन से ही तैयार की जाती हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं रोग निदान हेतु जीवन रक्षक जो भी दवाइयाँ आती हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जैसे हम कुछ एंटीबायोटिक यहाँ पे मैंने नोट कर दिए, बहुत सारी दवाएँ अंबार है, क्लोरीमाइसिटीन है, आपका पेनिसिलिन है जो टाइफाइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है, और आपका है क्लोरोमाइसिटीन के बाद आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका। इस तरह के बहुत स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इससे कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं, आपके प्रतिजैविक है, टैक्सोल है, सिस्प्लास्टिन, जो स्पेशली जो टैक्सोल और सिस्प्लास्टिन है, ये कैंसर रोगियों के लिए काम आता है। तो इस प्रकार के तो कुछ मैंने एक दो उदाहरण आपको बताया, हज़ारों हैं, लाखों दवाएं हैं, लाखों एंटीबायोटिक हैं जो मनुष्य के बड़े बड़े रोगों से लड़ने के लिए बहुत कारगर हैं। तो ये हमारे जीवन रक्षक दवाएँ जो भी बनती हैं, ये सब किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में अगर हम कहें तो सबसे अधिक जो प्रगति करी है वो भारत ने करी है।
और भारत को प्रगति करनी भी थी, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद आज खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है? रसायन का है। रासायनिक खादें जो है या उससे जो उन्नत किस्म के जो बीज का जो निर्माण किया है उसमें कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का ही योगदान है। अगर हम कह रहे हैं कृषि क्षेत्र में, अगला पॉइंट हमारा है कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। कृषि में नवाचार, उन्नत बीज, खाद के प्रयोग से पैदावार दुगनी हुई है और कीटाणु से खेती को बचाया भी है। जो रासायनिक कीटाणु जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको रोकने के लिए जो केमिकल्स का छिड़काव किया था वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। तो जिससे आज हमारे देश में खाने की कोई दिक्कत नहीं है। उद्योगों के क्षेत्र में हम देखते हैं रसायन विज्ञान की प्रगति से नए नए उद्योगों का जन्म हुआ, और उससे क्या हुआ, बहुत अधिक रोज़गार पैदा हुए, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो उसके लिए रोज़गार पैदा करना और नए नए उद्योगों का जन्म होना। तो नया उद्योग का जन्म हुआ तो रोज़गार भी पैदा हुए। और जैसे हम कह लें उद्योगों में वस्त्र उद्योग है, कपड़ा उद्योग, पेंटिंग है, चमड़ा उद्योग है, धातु निष्करण आदि बहुत सारे उद्योग जिसमें रोज़गार की संभावना बढ़ी और जो प्रत्येक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ति करने में भी सहायता मिली। और युद्ध के क्षेत्र में हम देखते हैं जो आज हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, TNT, डायनामाइट्स, ये सब केमिकल्स मीन्स रसायन के देन है। जो आज जब किसी देश दो युद्ध के बीच में, दो के में युद्ध छिड़ता है तो वहाँ पर भी रसायन विज्ञान ही काम आता है। चाहे हम हाइड्रोजन बम की बात करें, परमाणु बम की बात करें या टेट्राटोलन की बात करें या डायनामाइट्स की बात करें, जो भी आप केमिकल्स यूज करते हैं, जो भी हम, वो सारा किससे रिलेटेड है? रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है नए पदार्थों के निर्माण के क्षेत्र में। अगर जो नया पदार्थ की बात हम करें, जो रसायन विज्ञान के सिद्धांत से स्पष्ट समझ में आता है कि कारण ही चुंबकीय प्रकाशीय गुणधर्मों के युक्त पदार्थों का निर्माण संभव हो पाया है। तो ये, और वैसे हम कह लें पर्यावरण के क्षेत्र में, जैसे हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो रिसाइकलिंग हो रही है, जो पुराना जो कूड़ा करकट है उसको हम फिर रिसाइकिल करके फिर से उसको उद्योग के थ्रू फिर से उसको मार्केट में ला रहे हैं। जो एक बार हमने यूज़ कर लिया उसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जो पर्यावरण को भी बचाता है और हमारे ज़रूरतों को भी क्या करता है? पूरा करता है। तो ये था रसायन विज्ञान का महत्व। अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य और द्रव बहुत अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। द्रव्य पदार्थ है और द्रव पदार्थ की एक अवस्था है। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि द्रव्य क्या है, द्रव क्या है। तो अगर इसकी प्रकृति की हम बात करते हैं, जो द्रव्य है ये रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू है। ये हम कह रहे हैं हमारे जीवन का ही महत्वपूर्ण पहलू है। पदार्थ के बिना हम भी नहीं है और पदार्थ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो पदार्थ है तब हम है, तभी सब कुछ है। तो द्रव्य की प्रकृति या पदार्थ, या इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मैटर। तो द्रव्य की हम बात करते हैं जिन वस्तुओं को, जो हमारे सराउंड में कुछ भी वस्तु है, जिन वस्तुओं को हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं, उन वस्तुओं को द्रव्य कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जिन वस्तु को हमारी ज्ञानेंद्रियां महसूस करती हैं, फील करती हैं, वो क्या है? द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। चाहे हम फील कर लें, अगर यहाँ पे कोई स्मेल आ रही है तो हमें उसकी फीलिंग आ रही है, हवा चल रही है उसका फील हो रहा है, या यहाँ पे कोई चीज़ है, अगर हम आँख बंद करके भी किसी चीज़ पे हाथ लगाते हैं हमें उस चीज़ का अनुभव हो रहा है, तो वो पदार्थ है या द्रव्य है। तो जिसका हमें फीलिंग होता है, जिसका आभास हमें हो जाता है, वो सब क्या है? द्रव्य हैं, जिसको हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लेती हैं। पदार्थ वो है जो स्थान घेरती हैं। अगर हम पदार्थ की बात करते हैं या द्रव्य की बात करते हैं, पदार्थ वो है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है।
जो अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई पत्थर है उसको तोड़ रहे हैं तो टूट के फिर से जुड़ने वाला नहीं है। स्पर्श से जिनका पता चल जाता है, स्पर्श से जिनका पता चल जाता है, जैसे लकड़ी, लोहा, टेबल, हवा, पानी आती है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन, वैसे तो हम पदार्थ की डेफिनेशन छोटी छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है, कोई अंतर इसमें नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सोचने का नज़रिया हमारा बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि पदार्थ किससे बनता है, पदार्थ के अवयवी तत्व क्या है। क्या पदार्थ पदार्थ है? नहीं। पदार्थ किससे बनता है, पदार्थ की कितनी अवस्था हो सकती है, पदार्थ की अवस्थाएं किस पर निर्भर करती हैं, तो ये डिटेल हम आगे करी करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, पदार्थ के अवयवी तत्व क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बेसिक्स है पदार्थ का, और इसको जानना वाले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो दो पदार्थ के दो अवयवी तत्व हैं, एटम, परमाणु, और अणु, मॉलिक्यूल्स, ये एक बेसिक यूनिट है। इसको हम इकाई भी कहते हैं, पदार्थ की इकाई। अगर हम कहते हैं पदार्थ की इकाई क्या है, तो परमाणु है। सबसे छोटी इकाई पदार्थ की क्या है, एटम है। एटम, एटमोस, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी हमें दी थी, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हमें परमाणु शब्द का हमें ज्ञान हुआ था, और परमाणु के बारे में जो ने शब्द दिया था एटम, एटमोस, जो ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है अनकटेबल, जिसको हम फर्दर काट नहीं सकते या फर्दर तोड़ नहीं सकते। उस सबसे छोटा कण जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु, जो पदार्थ की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो परमाणु से ही पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। और अब बात करते हैं हम अणु। अणु क्या है, जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स पदार्थ का बड़ा आकार है, और जो परमाणु है वो पदार्थ की इकाई है। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं करना है। तो पदार्थ के दो महत्वपूर्ण तत्व दो ही हैं, परमाणु और अणु। अणु एक विशाल, जो परमाणु से मिलकर बन सकता है, तो एक परमाणु का समूह हम कह लें। और अणु क्या है, एक सिंगल यूनिट है, मीन्स पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि परमाणु, जो डाल्टन का इस कॉन्सेप्ट को जो हम कह लें उसका में डिमेरिट्स में इसको गिना गया था, इसलिए गिना गया था कि परमाणु भी एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स परमाणु के अंदर भी होती हैं, इसलिए सबसे छोटी इकाई जरूर है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या विद्यमान होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आगे इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो जो द्रव्य है या पदार्थ है, पदार्थ के तो अवयवी तत्व थे। अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं, तो किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराणुविक बल पर निर्भर करती है। मीन्स जो अंतराणुविक बल, मीन्स पदार्थ के अंतराणु, मीन्स जो उसके अणु हैं या परमाणु हैं जिससे पदार्थ बन रहा है, उनके बीच अंतराणुविक बल कैसा है, उनके बीच अट्रैक्शन कैसा है, तो उसके आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कॉमनली क्या है, तीन प्रकार की हैं, तीन अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट जिसे हम बोलते हैं, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट जिसे हम कहते हैं, और गैस अवस्था, गैसीय स्टेट जिसे हमें कहते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स अंतराणुविक बल जो कांस्टेंट पार्टिकल है, जैसे हम कहेंगे ठोस है, तो ठोस के अणु में जो अंतराणुविक बल होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत पास जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा इसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका वो बता दूँ। पदार्थ की अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की जो मूल अवस्था है, वैसे तो
अभी हम चार अवस्थाएं देख रहे हैं, प्लाज्मा इसमें एक और जुड़ जाता है, लेकिन मैं भी मुख्य 3 अवस्थाओं पे बात करूँगा, जो है ठोस और द्रव और गैस। और अगर गैस को हम इसको इंग्लिश में लिखें तो गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट और ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ये जो तीनों अवस्था हैं, इसकी एक चौथी अवस्था है जो जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ये किस पर निर्भर करती हैं? अंतराणुविक बल पर। अगर हम ठोस की बात करते हैं तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स, सपोज ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो ये इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरीके से। अब ये क्लोजली पैक्ड होने का कारण क्या है? इन जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? अणु, छोटे कण, अणु नहीं कहेंगे, परमाणु। जो परमाणु हैं ये, या हम कह लें इनको कण कह लें, जिससे ये ठोस बना है उसके कण, या छोटी इकाई क्या है? परमाणु। तो इनके बीच जो अंतराणुविक बल होता है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, या आपस में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर कोई ठोस है, सपोज ये डस्टर है, ठोस है, तो ये क्या है? हार्ड है। इसको हम पुश भी नहीं कर सकते, इसको हम डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हाथ से, और इसको हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, फिक्स है, सेफ है, फिक्स है, इसको सेफ को हम बदल नहीं पा रहे। तो इसका कारण क्या है? जो जिससे ये पदार्थ बना है, ये शायद प्लास्टिक कवर है, जो जिससे बना है, उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिससे ये पदार्थ बना है, जो ठोस पदार्थ, उनमें जो अंतराणुविक बल है वो बहुत अधिक है। इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है बहुत अधिक एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। और अगर हम द्रव की बात करें, द्रव जैसे पानी है या ऑयल है, तो हम इसको बहा सकते हैं। बहने का कारण क्या है? तो जो ये अंतराणुविक बल है ये थोड़ा इसमें क्या होता है? कमज़ोर होता है, इसलिए कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? इसमें दूर दूर होते हैं। इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट हो जाता है, इसलिए क्या होती है? दूर होती है। तो इसमें क्या है? जो अंतराणुविक बल होगा इन कणों के बीच में, वो क्या होता है? कमज़ोर होता है। उसके कारण इसमें क्या होता है? आयतन तो फिक्स रहता है, लेकिन जो आकार है, अगर हम पानी 1 लीटर पानी को हम बाल्टी में डाल तो बाल्टी का आकार, जग में डाल तो जग का आकार, बोतल में डाल तो बोतल का आकार, तो आकार अनिश्चित हो गया। लेकिन आयतन 1 लीटर हम कह रहे हैं, आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है। अब इसी को हम गैस में देखें, गैसेस पार्टिकल्स बहुत दूर, मीन्स फ्री फ्रॉम टू ईच अदर, कोई इंटरेक्शन इनके बीच में नहीं होता है, गैस कहीं को भी उड़ सकती है। तो जो अंतराणुविक बल की बात हम करते हैं, अगर गैस है, पदार्थ की अवस्था गैस है, तो गैस के जो कण होंगे उनमें उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो कोई भी गैस की बोतल अगर हम किसी रूम पर खोल दें, कहीं पर खोल दें, तो बहुत तेज़ी से क्या करती है? फैल जाती है। तो ये फैलने का कारण है, ये फैल जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको बताने की कोशिश करी थी। तो अगर वही इसमें मोशन एनर्जी की बात करते हैं, रेजिडिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। गैस को हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, और वैसे ही यहाँ पे थोड़ा कम होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, मोशन एनर्जी, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, थोड़ी कम होती है, यहाँ मिनिमम होती है। तो ये कुछ जनरल बात है, बहुत डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊँगा। थोड़ा एक चार्ट में आपको समझाऊँगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। तो अब देखें हम थोड़ा यूनिवर्स के बारे में देख लें कि यूनिवर्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो रासायनिक की व्यवस्था है वो कैसे है। इस चार्ट को हम जानेंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे नोट्स के रूप में इसको आप बनाएंगे। तो हम कहते हैं ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, जो हमारा सराउंड जिसके अंदर हम हैं ब्रह्मांड के अंदर, उसके अंदर अगर हम रसायन की बात करें तो द्रव्य है, एक भाग उसका क्या है? द्रव्य है, और दूसरे भाग उसमें क्या है? उस द्रव्य के अंदर क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। तो अगर हम ब्रह्मांड को देखें, 2 भागों में हम देख सकते हैं, पदार्थ के रूप में और एनर्जी के रूप में। तो हम कहते हैं जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो निश्चित है, कांस्टेंट है। तो ये देखिए, अगर हम द्रव्य का वर्गीकरण करें, तो द्रव्य का वर्गीकरण जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को पूरी रसायन या पूरा
यूनिवर्स जो टिका हुआ है उसकी हम बात करें, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, हम बात कर लें उसका भौतिक वर्गीकरण मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले मैं बात करता हूँ ठोस, द्रव, गैस या चौथी अवस्था में प्लाज्मा भी हम कह रहे हैं, प्लाज्मा भी कह सकते हैं। तो भौतिक जो द्रव्य हमारा जो भौतिक वर्गीकरण अगर इसका हम करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फॉर्म मिलता है। अगर इसका रासायनिक वर्गीकरण करें तो रासायनिक वर्गीकरण में हमें मिलता है शुद्ध पदार्थ, जो प्योर फॉर्म में मिलता है। मीन्स प्योर हम उसे कहते हैं जिसको हम फिर से उसका कोई चीज़ उससे अलग नहीं कर सकते हैं। मीन्स शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसे किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है, किसी अन्य पदार्थों से पृथक उसको नहीं किया जा सकता है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। मीन्स वो क्या है, अपने आप एक सिंगल है, अकेला है, उसमें से हम कोई और पदार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ मीन्स प्योर। तो प्योर पदार्थ भी तत्व और यौगिक में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स यौगिक भी हो सकता है। और जैसे हम कहें जल, तो जल एक यौगिक है। हम करते हैं सोना, सोना एक तत्व है, मीन्स एक एलिमेंट, एक धातु है। या हम कहते हैं फॉस्फोरस एक अधातु है, या हम कह लें सिलिकॉन एक उपधातु है। तो ये तत्व है अगर इसको प्योर फॉर्म में है। और यौगिक फॉर्म में जैसे जल है, जैसे कई भी यौगिक हम बोल सकते हैं जो तत्वों से मिलकर बनता है। और अशुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ एक मिक्सचर होगा, जैसे हम बोलते हैं मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ एक मिश्रण है और मिश्रण को हम कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, जो होमोजिनिटी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे हम करें समांगी मिश्रण का एक उदाहरण सिंपल मैं दूंगा, आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें, 1 गिलास पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच, उस पानी को अगर टेस्ट है तो पानी का कोई टेस्ट ऐसा होता नहीं है, और उसमें हम चीनी डाल दें तो चीनी का टेस्ट आ जाएगा, नमक डाल दें, नमक का टेस्ट उसमें आ जाएगा। तो वो क्या होगा, एक मिश्रण हो गया। तब पानी, वो पानी ना, पानी के अंदर फिर क्या है, नमक भी है, तो एक मिश्रण है। वो योग्य, वो आप पदार्थ कैसा हो गया आपका, अशुद्ध हम उसको कहेंगे, क्योंकि इसमें हम नमक को अलग फिर कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण, और जो होमोजेनियस मिक्सचर है, ये पानी अगर उसमें हमने नमक घोल दिया तो हर जगह में नमक बराबर लगेगा, या उसको हम आसानी से फिर इवोपोरेशन मेथड से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण जैसे हमने पानी में पत्थर डाल दिए, बहुत इजीली छान के उसको बहुत इजी तरीके से अलग कर सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण को बहुत इजी तरीके से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो जैसे पानी में मिट्टी डाल दिया तो मिट्टी को हम छान के किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, समांगी मिश्रण बहुत इजीली से अलग नहीं होता है। इसे हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसमें ज़रूर लिखिएगा नोट्स में। अब बात करते हैं तत्व हमारे पास, तत्व को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये तत्व हमारे हो सकते हैं धातु, इसमें कोई भी धातु के उदाहरण आप लिख सकते हैं। अधातु भी हमारे पास बहुत है, कोई भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। और उपधातु, जिनमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम बोलते हैं उपधातु। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडियम है, ये सब उपधातु में आते हैं। और यौगिक हमारे पास 2 हो सकते हैं, या तो अकार्बनिक होगा विदाउट कार्बन, ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिक होगा, और या कार्बनिक यौगिक होगा। ये क्या होगा, कार्बनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक। या तो कार्बनिक यौगिक होगा या अकार्बनिक यौगिक होगा। तो ये जनरल एक क्लासिफिकेशन है, इस पे आप ज़रूर नोट्स बनाएंगे। आज का मैं समझता हूँ आज का ये टॉपिक बहुत ही इनफ है। इसको ध्यान से, दिल से आप इसके नोट्स तैयार करेंगे, इसको समझेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है जो आज टॉपिक में पढ़ाया गया है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आप नए वॉच करने वाले हैं, पहली बार मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो सके। और नोट्स भी मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊँगा।
लेकिन ये वीडियो पहले आप ध्यान से समझें, उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।